बेला को अपनी गरीब देवरानी काव्या और सास रंजीता के बीच का अच्छा नाता देखकर बहुत जलन होती है। हर कोई बस इसी की तारीफ करता रहता है और माजी भी इससे चुंबक की तरह चिपकी रहती है। ना जाने इस काव्या ने ऐसा कौन सा जादुई मंत्र फूका है जो हर कोई इससे मिलते ही इसका भक्त बन जाता है। अरे क्या हुआ बेला, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ भी तो नहीं अंकुर। अच्छा ठीक है बेला, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये लो 5,000 रुपये। वो तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना। हाउ स्वीट अंकुर, थैंक यू सो मच। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। फिर अंकुर ऑफिस चला जाता है। एक मेरा पति है जो इतना अमीर है और एक मेरा देवर है जो इतनी कम तनख्वाह वाली नौकरी कर रहा है। खैर, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है मेरे पति को यूं ही तरक्की मिलती रहे। लेकिन हाँ, मैं माची और काव्या के बीच तो दरार ला कर ही रहूंगी। एक बार अगर मैंने अपने गरीब देवर देवरानी को इस घर से निकलवा दिया तो मैं और अंकुर तो इस घर को एकदम शीश महल जैसा चमका देंगे। फिर 2 दिनों के बाद जब रंजिता का जन्मदिन होता है तभी, अरे पवन, तुम्हारी तनख्वाह तो देर से आने वाली है ना, तो फिर भी तुमने इतनी महंगी साड़ी कैसे लाई और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चिंता मत करो काव्या, मैंने थोड़े पैसे इमरजेंसी के लिए रखे थे तो मैंने उन्हीं का इस्तेमाल कर दिया। अब माँ का जन्मदिन है और अंकुर भाई की तरह बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छी सुंदर साड़ी तो मैं उन्हें दे ही सकता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो पवन, देखना तुम, माची तो इस साड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ काव्या, मुझे भी यही उम्मीद है। उन दोनों की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी बेला सुन लेती है। अच्छा, तो इन दोनों गरीब टीचरों ने माची के लिए महंगी साड़ी लाई है। वाह, इससे तो माची बहुत खुश हो जाएगी और वो तो इन दोनों के गुणगान गाने लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। फिर बेला उस साड़ी को एक सस्ती साड़ी से बदल देती है जो कि काफी फटी हुई होती है और इन सबसे अनजान काव्या उस बॉक्स को रंजिता के हाथों में थमा देती है और गिफ्ट खोलने पर फटी पुरानी साड़ी को देखकर रंजिता को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या बेहूदगी है बहू, तुम दोनों ने मुझे ये फटी पुरानी साड़ी दी है। क्या ये सब क्या है पवन? माना कि तेरी तनख्वाह कम है, लेकिन माँ के जन्मदिन के लिए तो पैसे जोड़कर कुछ अच्छा तो ला ही सकता था ना। बाप रे, बेशर्मी की भी हद होती है। अरे नहीं माँ, मैंने और काव्या ने तो आपके लिए अच्छी और महंगी साड़ी लाई थी, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ माँ जी, और हम भला आपके साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों करेंगे? अरे माँ जी, मुझे अभी याद आया, मैं जब बाजार में गई थी ना, तब मुझे ठेले पर साड़ी बेचने वाले ने बताया कि आपकी देवरानी आई थी यहाँ पर और कह रही थी कि सस्ती से सस्ती साड़ी देना, क्योंकि वो साड़ी जिनको देनी है ना, वो एक नंबर की नालायक औरत है और उसके पीछे मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहती। क्या? हाँ माँ जी, झूठ बोले कौवा काटे, कसम पैदा करने वाले की। ये आप क्या बकवास कर रही हो भाभी? मेरे मन में माँ जी के लिए बहुत इज्जत है। अरे मैं उन्हें नालायक बोलना तो दूर, उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ माँ, भाभी सरासर झूठ बोल रही है और अपनी ही मन की कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही है। तमीज से बात कर पवन, ये तेरी भाभी है और मैं काव्या को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब तो मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी। अरे आज तो मेरा बहुत अपमान हो गया, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए मेरे नजरों के सामने से तुम दोनों दफा हो जाओ। पर माँ, अरे देवर जी, माची ने क्या कहा आपने सुना नहीं क्या? पवन और काव्या दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और इस सारे तमाशे को देखकर बेला बहुत खुश होती है। अब वो ऐसी ही चालें चलती रहती है जिससे काव्या, पवन और रंजिता के बीच में दरारें बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन, क्या कहो, लेकिन मैं ये नाटक क्यों करूं भला? इससे मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? बिल्कुल मिलेगा काकी। अरे आपको तो बस अच्छी एक्टिंग करनी है।
और माची को जाकर ये बताना है कि कैसे काव्या आपके पास आकर माची की बुराई करती रहती है, जिससे माची आपकी बातों पर पूरा भरोसा करेगी। ठीक है बेला, लेकिन इसके लिए मैं अच्छी खासी रकम लूंगी। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना। फिर सुलेखा वहां से चली जाती है। मैं जानती थी कि हमारे गली में एक ही सबसे लालची औरत है, और वो है ये सुलेखा काकी। और जब ये सुलेखा माची को जाकर सब झूठ कहेगी तो माची तो उसकी बातें सच मान लेगी, और फिर माची के मन में काव्या के लिए नफरत और बढ़ेगी। फिर सुलेखा रंजिता से मिलकर उसे सब झूठ बोलती है। और तो और तुम्हारी बहू ये भी कह रही थी कि वो चाहती है कि तू जल्द से जल्द मर जाए, ताकि तेरी ये जायदाद उसे और उसके पति यानी तुम्हारे छोटे बेटे पवन को मिल जाए। बाप रे, दिन ब दिन उन दोनों के रंग तो बदलते ही जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल लगा नहीं था कि उन दोनों के मन में इतना मेल होगा। अरे इतिहास गवाह है, और ये बात तो आप कोरे कागज पर लिख कर ले लो। जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अरे आपकी बहू और बेटा दोनों बदल चुके हैं, और मुझे भी उस काव्या के मुंह से वो सारी कड़वी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। सुलेखा की ये बातें सुनकर रंजिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर काव्या और पवन का वो सारा सामान बाहर फेंक देती है। निकल जाओ मेरे घर में से तुम दोनों। ये आप क्या कह रही हो माँ? अरे मर गई तेरी माँ, मत बोल मुझे माँ। इतने दिनों से मैं हर एक गलती को नजरअंदाज करती आ रही थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए मैं तुम दोनों का चेहरा देखना भी नहीं चाहती। अब चले जाओ यहाँ से। जियो मरो, जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माँ जी, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जो आप हमें इस तरह से बेघर कर रही हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ जी। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अब से तुम दोनों के इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। उन दोनों का कोई सुने बगैर ही रंजिता उन दोनों को घर के बाहर निकाल देती है। वाओ, आज मेरा सपना फाइनली पूरा हो गया। अब इस घर में सिर्फ मैं, माजी और अंकुर ही रहेंगे, और मैं अब इसे रिनोवेट करके एकदम शीशे का घर बना दूंगी, जैसा कि मैं हमेशा से चाहती थी। जहाँ पर एक तरफ अंकुर और बेला अपने घर का रिनोवेशन शुरू करते हैं, वही दूसरी तरफ बेचारे पवन की नौकरी छूट जाती है और उसे कहीं भी जॉब न मिलने के कारण अब एक ढाबे पर मामूली सी नौकरी करनी पड़ती है। अरे पवन, तू यहाँ पर? अरे तू तो कितनी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था ना, तो अचानक से तुझे क्या हो गया जो तू एक ढाबे पर नौकर बन गया है? कुछ नहीं। इस तरह से सर झुकाकर पवन अपना काम करने लगता है, और अब पवन और काव्या एक मिट्टी के घर में रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास सीमेंट के घर का किराया देने का पैसा ही नहीं होता। वही दूसरी तरफ बेला और अंकुर का शीशे का घर 2 महीनों में तैयार हो जाता है। चलो, अब तो मैं आराम से बैठूंगी और टीवी देखूंगी। 2 महीनों के बाद आज जाकर मुझे चैन से आराम करने को मिलेगा, वरना इस घर के तैयार होने के कारण मैं तो ठीक से आराम ही नहीं कर पाई। अरे माँ जी, जरा संभाल कर, हाँ, वरना आप तो कुछ भी तोड़ फोड़ दोगी। अब हमारा ये घर शीशे का हो चुका है ना, इसीलिए बता रही हूँ आपको। अरे चुप बैठ नालायक, तू तो मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने दे रही। शीशे का घर होने के कारण रंजीता को अब हर जगह सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि घर का हर एक हिस्सा कांच का बना होता है। वही दूसरी तरफ पवन और काव्या मिट्टी के घर में खुशी से जी रहे होते हैं। ये लो पवन, गर्मा गर्म फुलके और तुम्हारी पसंदीदा आलू की सब्जी भी बनाई है। अरे वाह, चूल्हे पर पके हुए खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हाँ पवन, वो तो है। 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन वहां से किसी ने भी हमें फिर नहीं बुलाया। बेवजह ही माँ ने हमें अपने जीवन से अलग कर दिया, और ऐसी कौन सी गलती की थी हमने? उल्टा हम तो सबके साथ कितना प्यार से रहते थे। कोई बात नहीं पवन,
वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में तो अच्छाई की ही जीत होती है। ऐसे ही एक रोज जब रंजीता की सहेलियां घर आती हैं, तभी उसकी एक सहेली से कांच का ग्लास टूट जाता है और ये देखकर बेला बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या है माँ जी? आपकी इन गवार सहेलियों को जरा भी अकल नहीं है क्या? मेरा इतना महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया इन्होंने, और आप सब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे आप लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है, और मुंह उठाकर मेरे घर चली आई है। अब निकलिए यहाँ से। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है तेरे शीश महल में बैठने का। कल मुही कही कि चलो बहनों। अरे रुक जाओ, ये क्या तरीका है बेला? मेरी सारी सहेलियां रूठ कर चली गई। अरे तूने सबका अपमान किया है। अब चल, उनसे जाकर माफी मांग। माफी मांगे मेरी चुत्ती, और आइंदा से आपकी ये गरीब फटीचर सहेलियों को यहाँ लाने की भूल कभी मत करना, वरना जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं आपसे ही करवाऊंगी। समझी कि नहीं आप? बेला रंजिता को काफी दबाव में रखती है, जिस कारण रंजिता को अक्सर काव्या की याद सताती रहती है। फिर एक रोज, चलो ना अंकुर, अब जब हम इतने अमीर हो गए हैं और अब तो तुम्हारी तरक्की भी हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों विदेश घूमने चले? नहीं बेला, मेरे पास इतना फालतू का समय बिल्कुल नहीं है। अब जबकि मेरी तरक्की हो गई है, तो उसके साथ काम का प्रेशर भी बढ़ चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ सकता। हम फिर कभी चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे सोने दो। बहुत थक गया हूं मैं। लेकिन अंकुर, इसके पास तो मुझसे 2 मिनट बात करने तक का वक्त नहीं है, और ऐसे अकेले घर में रहकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। ये घर मैंने कितना सुंदर बनाया है, तो यहाँ पर मैं किसी को बुला भी नहीं सकती, और अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बच गया है कि अकेली बैठकर मैं इन दीवारों से बातें करूं। वही दूसरी तरफ पवन और काव्या दोनों मिट्टी के घर को काफी सुंदर तरह से सजाते हैं। इस घर में तो कितनी अच्छी नींद आती है, मानो जैसे किसी ठंडी छांव में सोए हो। हाँ पवन, इस मिट्टी के घर में तो हवा ही नेचुरल एसी है, और इसीलिए गांव के लोग इतने तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ काव्या, सही कहा तुमने। फिर एक दिन जब रंजिता यूं ही चल रही होती है, तभी उसके पैर को कांच का टेबल लग जाता है, जिस कारण वो गिर जाती है और उसके पैर को कांच भी लगती है। अब तो बाल बाल बच गई, वरना अगर कांच आपकी आंखों में चली जाती तो आज तो आप हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाती। खैर, मैंने दवाई और क्रीम लिख दी है, समय पर सारी दवाइयां ले लेना। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। देखा माँ जी, आपके कारण आज डॉक्टर ने 2000 रुपए का बिल बना दिया। अरे देखकर नहीं चल सकती क्या आप? तू तो चुप ही कर बेला। अरे तूने अपने अमीरी के चलते इस घर को घर जैसा कहाँ पर रखा है? अरे घर का असली मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक व्यक्ति आराम कर पाए, वो भी बिना किसी डर या चिंता के, और जहाँ एक ही छत के नीचे सारे अपने एक साथ होते हैं। लेकिन अब मैं तुझे अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तू कितनी बड़ी नालायक है। ज्यादा बकवास मत कीजिए माँ जी, वरना आपको भी आपके बेटे बहू की तरह निकलवा दूंगी इस घर से। अरे मैंने ही आपको उन दोनों के खिलाफ भड़काया था, और वो साड़ी भी मैंने ही बदली थी, और उस सुलेखा को भी नाटक करने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे, ताकि आप उन दोनों को घर के बाहर निकालो। और अब मैं अंकुर को भी आपके खिलाफ भड़काऊंगी, फिर आपका भी इस घर से पत्ता कट हो सकता है। इसीलिए आप अपनी हैसियत में रहिए, ज्यादा दिमाग मत खाइए मेरा। क्या इसका मतलब पवन और काव्या दोनों निर्दोष है? अरे कितनी नालायक है तू, शर्म नहीं आई क्या तुझे ये सब करते हुए? रंजिता को अब बहुत बुरा लगता है, और अब वो उस शानो शौकत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पवन और काव्या के पास चली आती है, और वो उन्हें सब बता देती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम दोनों को गलत समझा और उस चुड़ैल की बातों में आकर बहक गई। बड़ी मुश्किल से तुम दोनों का पता ढूंढ निकाला है मैंने, और अब मैं तुम दोनों के पास ही रहूंगी। नहीं चाहिए मुझे वो शीशे का घर,
ये मिट्टी का घर ही सही है मेरे लिए, क्योंकि घर तो वही होता है जहाँ पर अपने साथ हो, ना कि वहां पर कोई दिखावा हो। भाभी ने हमारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन सच जानने के बाद आपने सही को चुना और आप हमारे पास चली आई, और यही देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ जी। लेकिन आप हमसे माफी मत मांगिए। हाँ माँ, और ये आपका ही घर है। आइए, अब हम तीनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। इस तरह अंत में रंजीता उन दोनों के साथ मिट्टी के घर में खुशी से रहने लगती है। वही दूसरी तरफ बेला उस शीशे के घर में अकेले रहकर घुटती रहती है। बुलबुल और अंजलि दोनों चचेरी बहनें होती हैं। बुलबुल कई सालों से गांव में रह रही होती है, वही अंजलि बचपन से शहर में रह रही होती है। लेकिन उन दोनों की शादी एक ही घर में होती है। बहुओं, जल्दी से सारा काम निपटाओ, फिर हम तीनों को साथ में बिमला बहन के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। ठीक है माँ जी। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पहनने लायक कोई नया ड्रेस भी नहीं है, तो मैं पार्टी में क्या पहनूंगी? ये देखिए, ये पहन लूं लाल वाला ड्रेस। अरे नहीं नहीं, पागल पागल हो गई है क्या? इतने भड़कीले कलर में तू एकदम घटिया लगेगी। इस अंजलि के पास तो थोड़े बहुत ठीक ठाक कपड़े हैं, लेकिन तुझ जैसे गांव के गवार के पास तो एक भी ढंग का कोई ड्रेस नहीं है। बेवकूफ कहीं की। अब मैं भी क्या करूं माँ जी? गांव में शहर की तरह अच्छे और स्टाइलिश वाले कपड़े कहाँ पर मिलते हैं? और मैं तो यहाँ पर शादी करके 2 से 3 महीने पहले ही आई हूँ, तो मैंने यहाँ से कोई नया ड्रेस भी नहीं खरीदा है, इसीलिए मेरे पास पहनने लायक कुछ भी नहीं है माँ जी। एक काम कीजिए ना माँ जी, आप मुझे और बुलबुल को नया पार्टी ड्रेस खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, फिर हम दोनों अच्छी अच्छी शॉपिंग करके आएंगे, ताकि आज शाम की पार्टी में हम दोनों वो ड्रेस पहनकर एकदम चमक जाए। क्यों बुलबुल? हाँ अंजलि, बिल्कुल सही कहा तूने। अरे क्या खाक सही कहा? नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। एक काम करो, मेरे पास 2 पुराने ड्रेस पड़े हैं, तो उसे फिटिंग करके पहन लेना तुम दोनों। और वो ड्रेस तो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं, तो वो कपड़े एकदम नए हैं, इसीलिए तुम्हें उसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन माँ जी, अब मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे इस पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। और तुम दोनों की माँ को तो अच्छे से सिलाई बुनाई भी आती है, तो उसके बारे में तुम्हें भी कुछ पता होगा, इसीलिए अब तुम दोनों को भी अपने लिए नए नए कपड़े सिलने होंगे, वो भी पुराने कपड़ों से। लेकिन अभी के लिए मैं जो 2 ड्रेस दे रही हूं ना, उसे ही तुम्हें पहनना होगा। अरे हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो उसे तोड़कर मैं तुम दोनों को दे दूं। बुलबुल और अंजलि को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। जेठ जी और राज तो दोनों माँ जी को खर्चे के लिए कितने सारे पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी माँ जी हमें उन पैसों में से एक भी पैसा नहीं देती। पता नहीं इतने सारे पैसों का वो क्या करती है। वही तो, और ऊपर से तो उन्हें अपनी इज्जत कितनी प्यारी है, तो हम दोनों को नया ड्रेस दिलाने में उन्हें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, खुद के फिजूल खर्चों के लिए उनके पास बराबर पैसा रहता है, लेकिन हम दोनों अगर उनसे पैसे मांगने जाए तब तो उन्हें मौत आ जाती है। फिर उस दिन पार्टी में वो दोनों उनकी सास ने दिया हुआ पुराना ड्रेस ही पहनकर जाती है। रीता उन दोनों को नए कपड़ों के लिए कोई पैसे नहीं देती, जिस कारण उन दोनों को अपने कपड़े खुद से ही सिलने पड़ते हैं। ऐसे ही एक रोज जब पड़ोसन ज्योति उनके घर पर आती है, तभी क्या बात है रीता, अरे तेरी दोनों बहुओं के हाथ में तो एकदम जादू है जादू। कितने सुंदर सुंदर ड्रेस सिले हैं उन दोनों ने। अरे देखने पर तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बड़ी दुकान से खरीद कर लाए हैं उन दोनों ने कपड़े। हाँ ज्योत्सना, ये बात तो तूने एकदम सही कही। मेरी दोनों बहुएं तो एकदम कलाकार है। शहरी और गांव की डिजाइन का उन दोनों में अच्छा सा तालमेल है। सच में उन दोनों के सिले हुए ड्रेस तो एकदम अच्छे होते हैं। और अंजलि,
मेरी नातिन का जन्मदिन आने वाला है, तो उसके लिए भी तुम दोनों मिलकर कुछ सिल दोगी क्या? जी काकी, बिल्कुल सिल देंगे। आप हमें 2 से 3 दिन पहले बता देना, ताकि हम सारी तैयारी कर सके। धन्यवाद बेटा, मैं बता दूंगी तुझे। इस तरह मोहल्ले वालों को उन दोनों के बनाए हुए ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं, जिस कारण रीता की इज्जत भी अब काफी बढ़ जाती है। शाबाश बहुओं, तुम दोनों के अच्छे काम के कारण हर तरफ मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। अरे यही तो चाहिए था मुझे। और मेरी इज्जत को इस तरह बरकरार रखने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन जब हम दोनों आपकी इज्जत के बारे में सोचकर इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर पहनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता क्या कि आपको भी हम दोनों के बारे में थोड़ा सा तो विचार करना ही चाहिए? हाँ माँ जी, और हमें पैसे देकर नए ड्रेस लाने की अनुमति भी देनी चाहिए। जब भी कोई फंक्शन हो या पार्टी हो या फिर कोई तीज त्योहार हो, हम दोनों तो बस सिलकर ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम दोनों को भी बाहर से खरीदी किए हुए कपड़े पहनना है माँ जी। हाँ माँ जी, बुलबुल एकदम सही कह रही है। आपको पता है, बाहर की दुकान से ड्रेस लिए हुए तो हमें जमाना हो चुका है। अरे निकम्मियों, हम लोग कोई अंबानी नहीं है जो पैसों को पानी की तरह इस्तेमाल करते बैठे। इसीलिए जो है उसी में खुश रहो, वरना तुम दोनों को तो वो भी नसीब नहीं होगा। बड़ी आई बाहर से कपड़े लेने वाली। इतना कहकर रीता वहां से चली जाती है, जिस कारण उन दोनों बहुओं को फिर से गुस्सा आ जाता है। ना जाने ये बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है। दुनिया के सामने तो कितना महान बनती है, पर असल में तो ये एकदम नालायक है, नालायक। और नहीं तो क्या। गांव में जैसे हम ओखल में मसाला कूटते थे ना, कभी कभी तो मन करता है कि माँ जी को उस ओखल में डालकर जोर जोर से कूट दूं। सच में अंजलि, अरे इस बुढ़िया ने तो मेरे दिमाग पर दही करके रखा है। फिर ऐसे ही एक दिन रीता अपनी 2 सहेलियों के साथ 2 दिनों के लिए सैर पर जाती है, जिसमें उसके ढेरों पैसे खर्च भी हो जाते हैं। और फिर वहां से लौटने के बाद, अरे माँ जी, आपने तो अपने लिए कितना कुछ लाया है, लेकिन अपने ही बहू बेटों के लिए कुछ भी नहीं लाया। हाँ माँ जी, ये तो गलत बात है ना। और आप ही कहती हो कि हमें पैसों की बचत करनी चाहिए, उन्हें यूं जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो आप खुद ही 2 दिनों के लिए मस्त घूम फिर कर आई हो, तो फिर अब आपकी बचत कहाँ पर गई? कहाँ गया वो आपका ज्ञान? वो और माँ जी, हम दोनों के पति तो आपको हमारे भी हिस्से के पैसे देते हैं, इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि हम दोनों को जो चाहिए वो दिलाए, या फिर हमारे हिस्से के पैसे आप हमें दे दो, ताकि हम भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। हाँ माँ जी, और हम दोनों कोई बेवकूफ नहीं है जो बस घर में बैठकर घुट घुट कर जीते रहे। अरे आप तो खूब एंजॉय करती हो, लेकिन आप क्या चीज हो वो बस हमें ही पता है। घर में कुछ और बाहर कुछ और। बाहर तो आपने अपनी इज्जत एकदम अच्छी बनाए रखी है, लेकिन पता नहीं घर आकर आपको क्या हो जाता है। सच में आप तो बहुत ही कंजूस हो। बस बहुत हुआ। और खबरदार, जो अब तुम दोनों ने अपने मुंह से एक शब्द भी और निकाला तो कब से पे 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 किए जा रही हो। अब चलो जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। घर आए मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम दोनों तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगी हो। रीता की ये बातें सुनकर वो दोनों अब चुप हो जाती है। और फिर रात में, देखो ना सुशील, तुम और देवर जी हर महीने माँ जी को कितने सारे पैसे देते हो, लेकिन वो तो हमें 1 रुपया भी नहीं देती। अरे हम दोनों के पास तो बाहर पार्टी या फंक्शन में पहनने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस भी नहीं है। जो कुछ भी बाहर पहनकर जाते हैं ना, वो सब हमने अपने हाथों से ही बनाया होता है। ओफो अंजलि, अब मैं इसमें क्या बोलूं? तुम तो जानती ही हो ना कि माँ का स्वभाव कैसा है। अगर उन्हें जरा कुछ भी बोलने जाओ तो वो किसी गर्म तवे की तरह तप जाती है और फिर वो सामने वाले की बैंड बजा देती है। तुम और तुम्हारा भाई
दोनों किसी भी काम के नहीं हो। अरे अपनी ही माँ से कोई इतना डरता है क्या? हाँ डरते हैं, क्योंकि हमें ही पता है कि हमारी माँ कितनी डरावनी है। हे भगवान, पता नहीं हम दोनों बहनें ये कहाँ कर फंस गई है। एक काम करो, अब से तुम और देवर जी माँ जी को उनके हिस्से के पैसे उन्हें दे दो और हमारे हिस्से के पैसे हम दोनों को दिया करो, क्योंकि अब इस पर यही मात्र एक उपाय है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो माँ हमारी बैंड बजा देगी। अरे तुम दोनों बहनें तो माँ को बस कुछ ही महीने पहले से जानती हो, लेकिन हम दोनों भाई उन्हें बचपन से जानते हैं। इसीलिए सिर्फ हमें ही पता है कि हमारी माँ कितनी डरावनी है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, किसी काम के नहीं हो तुम तो। बुलबुल और अंजलि अब अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती है। देख अंजलि, माँ जी की बस एक ही कमजोरी है और वो है उनकी बाहर वालों की नजरों में बनाई हुई इज्जत। और अगर हमने उसी इज्जत को बिगाड़ दिया तभी जाकर माँ जी की अकल ठिकाने पर आएगी और उनके स्वभाव में बदलाव आएगा। हाँ बुलबुल, ये बात तो तूने एकदम सही कही। अरे माँ जी की इज्जत बनाए रखने के लिए अब तक तो हम दोनों बस अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर ही बाहर जाया करते थे, लेकिन अब से हम दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब से हम दोनों ऐसे उबड़ खाबड़ ड्रेसेस बनाएंगे जिसे देखकर लोग हम पर खूब हंसेंगे और हमारा खूब मजाक उड़ाएंगे, जिस कारण माँ जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। जे बात, अरे यही तो कहना चाहती थी मैं। अब तू तो मेरी बहन ठहरी ना, तो तूने मेरी मन की बात अपने आप ही समझ ली। अब बुलबुल और अंजलि अच्छे कपड़े बनाने की जगह पर खराब और मजाकिया कपड़े बनाती है और वो उन कपड़ों को पहनकर बाहर गली में निकलती है। बाप रे! अरे वो देख मीनाक्षी, रीता बहन की बहू है। अरे एक वक्त था जब ये दोनों कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर निकला करती थी, लेकिन आज देखो ये दोनों तो एकदम चोकर लग रही है। हाँ ज्योति, अरे ये दोनों तो अपनी सास की इज्जत डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिर एक दिन जब मीनाक्षी के घर पर एक पार्टी होती है, तभी उसमें बुलबुल और अंजलि हद से ज्यादा फनी ड्रेस पहनकर जाती है और वहां मौजूद सभी लोग उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे रीता बहन, आजकल तुम्हारी बहुएं ऐसा कौन सा नशा करने लगी है जो ऐसी ऊट पटांग ड्रेसेस पहनकर घूमती रहती है? अरे मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों को किसी सर्कस में भेज दो, कम से कम उन दोनों को वहां से कुछ पैसे तो आएंगे। क्यों मीनाक्षी, सही कहा ना मैंने? हाँ ज्योति, एकदम सही कहा तूने। अरे काकी जी, आप इस तरह से क्यों हंस रही हो? अरे ये तो हमारा नया फैशन है। अरे वो फैशन नहीं, फैशन होता है, बेवकूफ कहीं की। हाँ हाँ वही काकी जी, बात तो आपको समझ आई ना। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का, अभी के अभी घर चलो, निकलो यहाँ से। लेकिन माँ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो हम इतनी जल्दी घर क्यों जाएंगे भला? एक बार मैंने कह दिया ना, चलो यहाँ से। रीता उन दोनों को वहां से घर लेकर जाती है और घर आकर वो उन दोनों को खूब सुनाने लगती है। अरे बेशर्मो, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुम दोनों ने? पिछले एक हफ्ते से देख रही हूं मैं कि तुम दोनों ऐसे ही ऊटपटांग कपड़े पहने जा रही हो और इसी कारण मेरा मोहल्ले में मजाक बन रहा है। अरे पहले तो तुम दोनों कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाकर पहना करती थी, तो अचानक से ही तुम्हें क्या हो गया? अरे ऐसे घटिया कपड़े क्यों पहनने लगी हो तुम? क्योंकि हमें ऐसे कपड़े पहनना बहुत पसंद है माँ जी, और इन कपड़ों में क्या बुराई है भला? अच्छे खासे तो है ये कपड़े। अच्छे और ये कपड़े, शी, एकदम घटिया है ये कपड़े। अरे इन्हें भी कोई ड्रेस कहता है क्या? अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? देखिए माँ जी, जब आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि हमने अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं और इसीलिए आपकी इज्जत जा रही है, तो आपको ये बात क्यों नहीं दिखाई देती कि आपकी बहुओं को भी कोई ख्वाहिश होगी? अरे हमें भी सजना संवरना होता है। नए नए कपड़े पहनना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि घूमना फिरना भी हमें बहुत पसंद है। अरे हमारा भी मन करता है कि बाहर जाकर चटपटे पदार्थ खाएं। लेकिन नहीं, आप तो बड़ी ही स्वार्थी हो माँ जी। अरे आपको तो हमारी खुशी की कुछ भी नहीं पड़ी। हाँ माँ जी, अरे आपने तो हमेशा केवल अपना ही स्वार्थ देखा है। हमारे बेचारी पति तो आपसे कितना डरते हैं, इसीलिए वो दोनों आपसे कुछ भी नहीं कह पाते और चुपचाप अपनी सैलरी के पैसे आपके हाथ में थमा देते हैं। लेकिन आप अपनी तो इच्छाएं बराबर से पूरी करती हो। खुद के लिए तो हर 15 दिन में नए नए कपड़े लाती हूँ, लेकिन हमारे लिए तो आप कुछ भी नहीं करती। अरे आपको देने के बाद तो हमारे पतियों के पास कुछ भी पैसे नहीं रहते, तो हम किससे पैसे मांगे और किससे उम्मीद रखें? और नहीं तो क्या माँ जी, अगर हम दोनों एक बहू होने का धर्म बखूबी निभा रहे हैं, तो आप अपने सास होने का धर्म क्यों नहीं निभा रहे? और यही एक कारण है, और इसीलिए हमने ये प्लान बनाया कि अब से हम दोनों ऐसे ही कपड़े बनाकर पहनेंगे जिन्हें देखकर लोग हम पर खूब हंसे और इससे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। उन दोनों की ये बातें सुनकर रीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं सच में बहुत स्वार्थी और निर्दयी हो गई थी। तुम दोनों ने मेरी इज्जत करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं ही निर्दयी हूँ जो मैंने तुम दोनों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी सास को सुधरने का एक मौका दो और अब से तुम दोनों को जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें सब दिलाऊंगी। फिर वो चाहे कुछ खाने का पदार्थ हो या पार्टी ड्रेस हो, सब दिलाऊंगी मैं तुम्हें। शुक्रिया माँ जी, लेकिन आप माफी मत मांगिए। और जीवन में हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हम अगर दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तभी जाकर दूसरे भी हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे। इसीलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ माँ जी, चलिए अब से नो रोना धोना, और आज हम तीनों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे और ढेर सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हम अभी निकलते हैं। फिर रीता अपनी दोनों बहुओं को शॉपिंग कराने लेकर जाती है और फिर उस दिन के बाद से वो उनके साथ प्यार और खुशी से रहने लगती है। अरे निकम्मी लड़की, ठीक से बेल इन रोटियों को। और ये कौन से देश का नक्शा बना रही है तू? ओफो माँ, मैं कोई नक्शा नहीं बना रही हूँ। तो ये क्या तरीका है रोटियों को गोल आकार में बेलना? अब इतना तो तुझे समझ में आना चाहिए। अरे माँ, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना। 1000 बार कोशिश कर चुकी है तू, लेकिन फिर भी तुझसे आज तक गोल रोटियां नहीं बन पाई। बेशरम कही की। अरे क्या माँ, आप सच में मेरी माँ हो या हिटलर हो, क्योंकि आप एकदम उसी की तरह बर्ताव कर रही हो। बस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो आप तो। अरे नालायक, पहले जब मैं तुझे कहती थी कि रसोई में आकर मुझे खाना बनाते हुए देख, कुछ सीख मुझसे, तब तो तूने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब तो तुझे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी शादी की उम्र हो चली है। हे भगवान, अब सर मत पकड़ और जो कहा है वही कर। अरे कल को अगर तू अपने ससुराल जाएगी तो वो लोग कहेंगे कि मायके में कुछ सिखाया है कि नहीं। अरे अपने मायके वालों की इज्जत गंवानी है क्या तुझे? अच्छा बाबा ठीक है, मैं सीखती हूँ, लेकिन प्लीज माँ ये भाषण देना बंद करो। अब ज्यादा मुंह मत चला, हाथ चला आपने, बेवकूफ कही की। फिर अगले दिन हाँ यार, और बता क्या चल रहा है तेरा और मोहित का? सब ठीक है ना अभी? अरे ओ निर्लज्ज लड़की, बढ़िया ही लव गुरु बनने वाली, फालतू में समय जाया मत कर। और चल, आज तुझे मैं चावल बनाना सिखाऊंगी। अरे माँ, बस 5 मिनट दे दो ना, मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप जितना कहा है उतना ही कर,
वरना आज तो मैं तेरा फोन ही तोड़ दूंगी। जब देखो तब टाइम पास करती रहती है। फिर योगिता कोयल को चावल बनाना सिखाती है। अरे माँ, अब ये चावल बनाना भी कोई सिखाता है क्या? ये कितनी सिंपल डिश है। बस पानी में चावल और नमक डालो और उबाल दो। लगती आसान है, पर असल में उतनी है नहीं। चावल में पानी से लेकर नमक तक हर चीज की मात्रा को ध्यान से डालना पड़ता है, और तभी जाकर चावल खिले खिले बनते हैं। ये देख, ये एक चुटकी नमक मैं और डाल रही हूँ इसमें। ओफो माँ, आप ना ये एक चुटकी सिंदूर वाला नाटक मत करो और मुझे चम्मच के हिसाब से नमक डाल के बताओ, क्योंकि आपका हाथ और मेरा हाथ अलग है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा बाबा, ठीक है, समझाती हूँ मैं। इस तरह से योगिता पूरे दिल से कोयल को सिखा रही होती है। लेकिन उसके 3 दिन बाद जब कोयल चावल पकाती है, तब वो उसे बिगाड़ देती है। ए भगवान, अरे ये क्या कर दिया तूने? सारे चावल का भरता बना दिया। पिछले 3 दिनों से मैं इतनी मेहनत लेकर तुझे सिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अरे माँ, अब ये सब नया नया है ना मेरे लिए, तो इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे सीख पाऊंगी? अब ज्यादा भूली मत मन। बाकी की चीजें तो बराबर से जल्दी सीख लेती है तू, लेकिन बस रसोई में ही तेरा दिमाग बंद पड़ जाता है। अरे मैंने तुझे 56 भोग थोड़ी ना बनाने के लिए बोले हैं। मामूली से चावल भी नहीं बनाए जा रहे तुझसे। माफ कर दो माँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी। पानी, नमक और बाकी हर एक चीज को नाप तोल कर ही डालूंगी। और अब थोड़ा थोड़ा करके मुझे भी समझ आ रहा है माँ, इसलिए आप निराश मत हो। और देखना, बहुत ही जल्द मैं भी आपकी तरह अच्छा खाना बनाना सीख ही जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। उतने में वहां पर कोयल के पिताजी पराग आते हैं। अरे क्या हुआ योगिता, तुम्हारा मुंह क्यों फुला फुला सा लग रहा है? और कोयल बेटा, कहाँ तक आया तुम्हारा खाना? अरे आपकी बिटिया रानी के दिमाग में तो भूसा भर गया है, इसलिए इसे साधारण चावल भी नहीं पकाए जा रहे। अरे योगिता, अब इतना भी मत चिल्लाओ ना बेचारी को। देखो कितनी सहम सी गई है वो। अरे ये सब कुछ भी नहीं है, बस आपके सामने नौटंकी कर रही है। अरे नहीं माँ, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, और मैंने बोला ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। तू तो चुप ही रहे, और मुझे अच्छे से पता है कि तू ये सब मन से नहीं कर रही है, क्योंकि अगर तू करती ना, तो आज इन चावल का ये हाल कभी नहीं होता। अरे खाना तो तभी अच्छा बनता है जब वो मन से बनाया जाता है। अरे तेरा तन तो यहीं पर है, लेकिन मन तो कहीं और ही छोड़कर आई है तू। अरे क्या योगिता, तुम भी फिर से शुरू हो गई। देखिए, आप तो हम माँ बेटी के बीच में बिल्कुल मत बोलिए। मैं जिस तरह से कर रही हूँ मुझे वैसे ही करने दीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है, समझ गया मैं। बस इस पर ज्यादा चिल्लाओ मत, थोड़ा प्यार से और आराम से बात करो। इतना कहकर पराग वहां से चला जाता है। चल, अब तू यही चावल आज डब्बे में लेकर जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं ये चावल ऑफिस में कैसे लेकर जा सकती हूँ? क्यों? आज तूने इतना अच्छा चावल का भरता बनाया है, तो इसे तो तू ऑफिस में ही लेकर जा और जाकर सबको खिला। अरे तेरे ऑफिस के दोस्त भी तो देखे कि कितनी बड़ी दिग्गज कलाकार है तू, जो सीधे साधे चावलों का भरता बना देती है। अरे नहीं माँ, ऐसा मत करवाओ मुझसे। मैं कल से एकदम अच्छे से पकाऊंगी, देखना आप। और मैं ये सच कह रही हूँ माँ, एकदम 100%। नहीं, तेरी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाली, इसलिए आज तो तुझे टिफिन में यही मिलेगा, और इसी के कारण तुझे अच्छा सबक मिलेगा कि कल से तुझे खाना बनाने में कोई नाटक करना ही नहीं है। इज्जत से काम करेगी तो इज्जत मिलेगी, क्योंकि अब तू कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं रही। अब कोयल को ना चाहकर भी उस भरते जैसे दिखने वाले चावल को टिफिन में लेकर ही जाना पड़ता है, जिस कारण उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये माँ भी ना हर रोज मेरी कुकिंग क्लासेस लेती रहती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे मुझे माँ से डर लगने लगा है
एक तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, फिर भी मुझे जबरदस्ती सब सिखाती रहती है। तभी वहां से गुजर रहा कोयल का भाई राजीव उसे सुन लेता है। अरे कोयल, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे माँ जो भी तुझे सिखा रही है वो तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही समझा रही है। और खाना ही तो बनाना है, थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है जो तुझे बिल्कुल भी समझ ना आए। फिर भी राजीव, तुम लड़कों की लाइफ बहुत मस्त होती है, बस बाहर जाकर कमाओ। लेकिन लड़कियों को तो ये रोटी चावल वगैरह बनाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कोयल, हर किसी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। और खाना बनाना सिर्फ लड़कियों को ही नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कों को भी खाना बनाना जरूर सीखना चाहिए, ताकि बेवक्त जरूरत पड़ने पर वह खुद अपना खाना बना पाए, या फिर कभी कभार अपनी बीवी या अपने घर वालों के काम में मदद कर पाए। ये सब बस कहना आसान है, लेकिन तू नहीं समझ पाएगा। रहने दे, तू भी बिल्कुल माँ की कार्बन कॉपी है। बस भाषण देने में ही पीएचडी कर रखी है तुम दोनों ने। कोयल अब फिर से चावल खराब बनाती है, जिस कारण उसे फिर से चावल टिफिन में लेकर ही जाने पड़ते हैं। और अब वो काफी परेशान हो जाती है। अरे कोयल, तेरी माँ तो एकदम हिटलर ही है रे। इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है? देख तो नित्या, तू तो मेरी पड़ोसन है, इसलिए तुझे नहीं पता कि माँ जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ यार, और मेरी सास भी यही कहती रहती है कि योगिता काकी थोड़ी हिली हुई है। अरे अब तो मुझे कैसे भी करके ठीक से खाना बनाना ही पड़ेगा, वरना माँ मुझे फिर से कोई ना कोई सजा देकर मेरी परेशानियां और बढ़ा देती है। फिर एक दिन जब कोयल को छुट्टी होती है, तब वो दिन भर बाहर ही रहती है। अरे क्यों उसे बार बार फोन करके तंग कर रही हो तुम? आ जाएगी ना वो। अरे आपकी लाडली बेटी को आज काम से बचना था, इसीलिए वो दोपहर से बाहर गई है। उसे पता है ना कि आज छुट्टी है, तो माँ आज फिर से खाना बनाना सिखाएगी। और अगर गलती हो गई तो फिर से उसे कोई ना कोई सजा मिलेगी। आने दो उसे, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर रात में जब कोयल वापस घर लौटती है, तभी वो उन तीनों को स्वादिष्ट पाव भाजी खाते हुए देखती है। अरे वाह, पाव भाजी मेरी फेवरेट डिश। मैं भी आ रही हूँ माँ। खबरदार, जो तू यहाँ पर आकर बैठ गई तो तुझे इस पाव भाजी का एक निवाला तक नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। अरे तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, लेकिन तूने एक बार भी नहीं उठाया मेरा फोन। और अब घर आते ही ये खाना देखकर इस पे टूटने लगी है तू। क्यों, बाहर गई थी तो कुछ ठूस कर नहीं आई क्या तू? अरे माँ, बहुत ट्रैफिक थी, इसीलिए मैं कहीं खाने के लिए नहीं रुक पाई। और मेरा फोन तो गलती से साइलेंट पर चला गया था, और इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आपके फोन कब आकर गए। हाँ हाँ, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए फौरन बहाने पे बहाने याद आते हैं तुझे। लेकिन बस जो कोई भी जरूरी काम होता है वही तुझसे नहीं हो पाता, इसीलिए आज की ये तेरी सजा है। और अगर तुझे कुछ खाना है तो खुद ही बना ले, वरना भूखी ही सो जा तू, क्योंकि इसमें तेरी ही गलती है। अरे जाने दो ना माँ। हाँ योगिता, अरे आज तो उसे छुट्टी है, तो ये आज नहीं घूमेगी तो कब घूमेगी? वैसे भी हर रोज तुम उसे खाना बनाना सिखा तो रही हो, तो एक दिन नहीं सिखाया तो क्या बिगड़ गया? नहीं जी, वो बात नहीं है। मुझे गुस्सा तो इस बात का आया है कि इसने मेरे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आज सोचा था कि इसे पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ अच्छा वक्त गुजारूंगी, लेकिन नहीं, इसने तो अपनी ही मनमानी की। फिर अगले दिन जब योगिता कोयल को खाना बनाने के लिए कहती है, तभी वो चुपके से नित्या को बुलाती है। यार नित्या, आज प्लीज तू ही खाना बना देना, और अच्छा सा बनाना, ताकि माँ को ये लगे कि मैंने ही खाना बनाया है, और फिर वो मुझे डांटना फटकारना बंद करेगी। और तो और वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं देगी, क्योंकि उन्हें तसल्ली मिल जाएगी कि मैं खाना बनाना सीख चुकी हूँ। ठीक है कोयल,
लेकिन ये काम मैं बस आज के लिए ही कर रही हूँ, वापस नहीं करूंगी। समझी कि नहीं? अरे हाँ मेरी माँ, समझ गई मैं। अब चल, जल्दी से बना दे ये खाना। तब तक मैं रसोई के दरवाजे के पास खड़ी रहती हूँ ताकि माँ आए तो मुझे दिख जाए। फिर सारा खाना नित्या ही बनाती है और ये सब देखकर योगिता बहुत खुश हो जाती है। चलो अच्छी बात है, मेरे डांटने का तुझ पर कुछ तो असर हुआ। वैसे खाना इतना भी स्वादिष्ट नहीं बना है, पर तेरे मुताबिक तूने अच्छा ही खाना बनाया है और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया माँ। और मैं अब अगले 3 दिनों के लिए गाँव आराम से जा सकती हूँ और तब तक के लिए तुझे ही खाना बनाना होगा। और अब तो तू ठीक ठाक से खाना बना भी लेती है, तो मुझे यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? अब क्या हुआ? इतना क्यों घबरा गई तो? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर योगिता गांव चली जाती है और तभी कोयल को ना चाहकर भी सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और वो कभी चावल का भरता बनाती है तो कभी जली हुई रोटियां। लेकिन बेचारे राजीव और पराग, वो दोनों उसे कुछ भी नहीं कहते और सारा खाना चुपचाप खाते हैं। फिर चौथे दिन जब योगिता गांव से वापस आती है, तभी उन लोगों को वो खाना खाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, अरे ये भी कोई खाना है? और आप दोनों तो बड़े ही चाव से खा रहे हो। कोयल, ये सब क्या है? उस दिन तो तूने मुझे इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाया था, लेकिन मेरे जाने के बाद तो फिर से ये भरते जैसे चावल और जली हुई टेढ़ी मेढ़ी रोटियां क्यों खिला रही है इन्हें? अरे योगिता, कोयल ने कम से कम कोशिश तो की ना। अरे लेकिन कोशिश से क्या होता है? मैंने अपना इतना सारा समय लगाकर इसे सब कुछ सिखाया है और उसके बाद भी ये नतीजा देखकर मेरा खून खोल उठता है। और अब तो मुझे ये लगता है कि उस दिन का खाना इसने बनाया ही नहीं था। सच सच बता, किसने बनाया था वो खाना? नित्या ने बनाया था ना? अरे माँ, वो अब वो क्या कर रही है? मैं तेरी माँ हूं, मुझसे क्या छुपाएगी तू? देख कोयल बेटा, मैंने तुझे 1000 बार समझाया था कि पानी कम डाल और नमक नाप तोल कर डाला कर। रोटियों को गोल आकार में बना और धीमी आंच पर सेक, लेकिन नहीं, तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। पर माँ, चावल चाहे खिले खिले बने या भरते जैसे बने, उसका तो स्वाद मायने रखता है ना कि वो कैसे दिखते हैं। और मेरे आज के बनाए हुए चावलों का स्वाद काफी अच्छा बना है। नहीं कोयल, ऐसा नहीं होता। अरे जो चीज जैसी बननी चाहिए उसे वैसे ही बनाना पड़ता है। देख बेटा, तुझे लगता होगा कि मैं तेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आती हूँ और बहुत बुरी भी हूँ, लेकिन मैं तो ये सब तेरे उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हूँ, ताकि आगे चलकर तुझे ससुराल में कोई परेशानी ना आए। अब तू ही देख, अब तक तूने जो खाना बनाना सीख लिया, उस कारण तूने पिछले 3 दिनों में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सबको खाना बनाकर खिला तो पाई ना। तो तू मुझे इतना बुरा क्यों समझती है? माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके एफर्ट्स की कभी कदर नहीं की, जबकि आपकी डांट और आपकी फटकार में ही मेरे प्रति प्यार और चिंता बसी हुई थी। अरे आपने तो बस मुझे बेहतर बनाने के लिए ये सब किया, पर अब देखना, मैं पूरे मन से खाना बनाना सीखूंगी और कुछ ही दिनों में आपकी तरह अच्छा खाना बनाने लगूंगी। ये हुई ना बात। योगिता कोयल को माफ कर देती है और कोयल अब सब कुछ वापस सीखती है और कुछ ही दिनों में वो खाना अच्छा बनाने लगती है।